सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 11 की। इतिहास का अध्याय 11 जिसका शीर्षक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। दोस्तों, इस अध्याय पर एक विस्तृत जानकारी के साथ सरल और आसान भाषा में वीडियो हमने पहले ही बना दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अध्याय पर बना वह वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। फिर आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम अध्याय 11 के प्रश्न और उत्तर यानी अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझ में आ जाएंगे। फिर मात्र एक बार का रिवीजन आपको अपनी परीक्षा में अच्छे परिणाम दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं कल्पना करो सेक्शन के अंतर्गत आने वाले इस प्रश्न की। यह प्रश्न क्या है? तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी जो किताब है इतिहास की, उसको जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा उस अध्याय की, उस पाठ की शुरुआत जो है वो एक विद्यार्थी की शुरुआत के साथ होती है, विद्यार्थी की कहानी के साथ होती है। ठीक उसी तरह से इस अध्याय 11 में भी हमने मरुत्सामी की कहानी पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, है ना? मरुत्सामी बहुत खुश था, पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया था, है ना? धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे वह यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो ये कहानियाँ हमें क्यों दी गई है? क्या इन कहानियों का उद्देश्य इन विद्यार्थियों से हमें रूबरू करवाना है? नहीं, सिर्फ इतना ही इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य ये भी है कि हम अपनी कल्पना शक्ति को और ज़्यादा दृढ़ यानी मजबूत कर सकें, है ना? दोस्तों, हमारे दिमाग को जो बात खबर होती है वही हमारी जानकारी होती है ना? वही कहलाती है जानकारी। तो इस अध्याय को पढ़ते समय जितनी भी जानकारियाँ हमारे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, उसके आधार पर हमें कल्पना करनी है और इस प्रश्न का उत्तर देना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस अध्याय को ज़रूर पढ़ा होगा, वह वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दीजिएगा क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आओ याद करें सेक्शन के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्रमांक 1 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनानी है। चलिए अभी बना देते हैं। पहले एक काम करते हैं कि मैं पहले इन सारे विकल्पों को जो दूसरी ओर दिए हुए हैं पढ़कर आपके सामने सुना देता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह, टीला, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। चलिए अब एक एक करके इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले स्तूप, हम जानते हैं बाट टीले की हो रही है। फिर शिखर, हम जानते हैं यहाँ पर बात हो रही है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण की। फिर है मंडप, मंडप से तात्पर्य है क्या? मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। फिर है गर्भगृह, है ना? तो गर्भगृह से तात्पर्य क्या है? देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। फिर है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर तरफ वृत्ताकार पथ कहलाता है, जिसे सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए परिक्रमा। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न क्रमांक 1 यानी सही जोड़ी समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? हमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है, खाली जगह को भरो। चलिए एक करके भरते हैं। सबसे पहले खालिस्तान एक बड़े गणितज्ञ थे। इस अध्याय में हमने किन गणितज्ञ की बात की थी? बिल्कुल सही, वो थे आर्यभट्ट। फिर है ख, खालिस्तान में देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? पुराणों में, है ना? पुराण इसके लिए सही जवाब होगा। फिर है खालिस्तान को संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है। हम जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि थे जिन्हें संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है भी वो, ये वाल्मीकि यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर अगला प्रश्न है खालिस्तान में, खालिस्तान और खालिस्तान दो
तमिल महाकाव्य हैं। तो एक क्या हो गया, सिलप्पदिकाराम, और एक है मणिमेखलई। ठीक है ना, अध्याय 10 में भी हमने इसके विषय में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 भी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई है उनकी सूची बनाइए। धातु से किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। दोस्तों इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें जो अध्याय 11 है, इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसकी शुरुआत में ही मरुत्सामी की कहानी के बाद में धातु विज्ञान से संबंधित एक जानकारी दी गई थी। क्या आप लोगों को याद है? उसमें हमें बताया गया था कि जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। ठीक है ना, हमें यह बताया था कि पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि जो हड़प्पावासी थे वो कुशल शिल्पी थे और उन्हें जो है तांबे के धातु कर्म, जिसे कि धातु शोधन भी कहा जाता है, उसकी बहुत अच्छी जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ पर हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके जो उत्तराधिकारी थे यानी आने वाली पीढ़ी, वो लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। आपको याद है हमें लौह स्तंभ के बारे में बताया गया था। महरौली यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार का परिसर है उसमें ये खड़ा हुआ एक स्तंभ है, लौह स्तंभ है। भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके बारे में हमें बताया था कि उसकी ऊंचाई जो है वो 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। आपको याद होगा, है ना? उसका निर्माण लगभग 1500 वर्ष पहले हुआ था। उसके बनने के समय की जानकारी हमें उसी पर खुदे हुए अभिलेख से मिलती है। दोस्तों उसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र था, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। हमने अध्याय 10 में पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना? आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने वर्ष हो गए दोस्तों, लेकिन उसमें फिर भी जंग अभी तक के नहीं लगा, है ना? ठीक है, तो हमें उन्हीं धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में भी चर्चा हुई है उनकी सूची बनानी है, और किन किन चीज़ों के बारे में हम धातुओं से बनी हुई जानते हैं, चर्चा की, उन्हें दिखाया गया, वो बताना है। देखते हैं कि एक सटीक उत्तर किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसमें हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि अध्याय 4, 7 और 8 में धातु के काम करने का उल्लेख मिलता है। उन अध्यायों में वर्णित विभिन्न धातु की वस्तुएं थी। कुल्हाड़ी, हल के फाल, दराती और तलवार थी। इन धातु की वस्तुओं का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। दराती की खेती, तलवार युद्ध, कुल्हाड़ी काटना तथा लकड़ी हल के फाल की खेती आदि इसी सब में सम्मिलित थे, शामिल थे, है ना? मुझे उम्मीद है प्रश्न क्रमांक 3 दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 4? प्रश्न क्रमांक 4 में हमें यह दिया गया है, पृष्ठ 122 पर लिखी कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा, उनसे यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था, ये हमें बताना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पृष्ठ क्रमांक 122 पर कहानी क्या थी, है ना? छोटा सा समझ लीजिएगा। हमें बंदर राजा की कहानी बताई गई थी। क्या हुआ कि एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे, है ना? पसंदीदा फल हुए थे इनके उस समय के ये, और ये आम बड़े ही मीठे होते थे। ये इतने स्वादिष्ट आम जो हैं धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास में वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर के गिर गया।
राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। दोस्तों, मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया भी गया था। हमने इसे अध्याय में पढ़ा था। चलिए अब हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समानता की। अन्य राजा और वानर राजा दोनों अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, और अंतर यह है कि अन्य राजा कुछ सम्मानजनक उपाधि धारण करते हैं, जबकि जो वानर राज यानी बंदरों का राजा है वो नहीं करता। बंदर राजा ने दूसरों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अन्य राजाओं ने ऐसा करने की कोशिश की, है ना। यही विडंबना है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न क्रमांक 4 और इसका उत्तर बखूबी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, आओ चर्चा करें सेक्शन के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? और भी जानकारी इकट्ठी कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाने के लिए कहा जा रहा है। अब दोस्तों, ये तो एक रचनात्मक कार्य है, आप स्वयं भी कर सकते हैं, है ना। आप स्वयं कीजिएगा। आप चाहें तो पंचतंत्र की कोई एक कहानी इसमें ज़रूर सुना सकते हैं जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। इमारतों तथा स्मारकों को, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अध्याय 10 में हमने जो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था ना, वो गुप्त काल के थे, याद है आपको। और विष्णु शर्मा भी उसी काल के थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी थी। उसके 5 भागों में उसको जो है बांटा गया है, और वो विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अब प्रश्न 6 की बात कर लेते हैं। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझाव की एक सूची बनानी है। चलिए देखते हैं एक सटीक उत्तर इस प्रश्न के लिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसके लिए सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, टिकट घर में अलग खिड़की का प्रबंध किया जाए। दूसरा, विकलांगों के लिए अलग गाइडों की व्यवस्था की जाए। तीसरा, उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने से बचने के लिए अलग स्थानों से प्रवेश दिलाने की व्यवस्था रखी जाए। अब आगे बढ़ते हैं और आओ करके देखें शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? प्रश्न क्रमांक 7 में हमें बताया गया है कि कागज़ के विभिन्न उपयोगों को हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें इस अध्याय में एक जानकारी दी गई थी कि कागज़ जो है वो आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है ना। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं, उसी तरह से लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। दोस्तों, कागज़ का आविष्कार जो है वो करीब 1900 वर्ष पहले, 1900 वर्ष पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने किया था। कहाँ पर किया था? चीन में किया था। उसने क्या किया, पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाई, और लुगदी बना करके उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखा करके बना दिया कागज़। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को दोस्तों अपनाया जाता है। क्या नाम बताया मैंने आपको? काई लून, है ना। दोस्तों, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक के गुप्त रखा गया। करीब 1400 वर्ष पहले यह कोरिया तक पहुंची। दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 वर्ष पहले यह बगदाद में पहुंची थी। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैल गई। दोस्तों, इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है ना। ये जानकारी हमें अपने ही अध्याय 11 से प्राप्त होती है। ठीक है, तो कागज़ के विभिन्न उपयोग क्या हैं? लिखना, छापना, लिफाफे बनाना, डिब्बे बनाना आदि। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों, है ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमें इस अध्याय में कई सारे स्थानों के बारे में पता चलता है ना। आम लोगों की कहानियां हमने पढ़ी थी, पांडवों की कहानी पढ़ी थी, आपको याद होगा, है ना। हमें मेघदूत के श्लोक के बारे में भी इसमें बताया था।
है ना। शिलप्पदिकारम जो है उससे लिया गया एक वर्णन हमें देखने को मिलता है। ये सब कुछ हमने पुस्तकों की दुनिया के अंतर्गत पढ़ा था। हमने चित्रकला के बारे में भी जाना था इस अध्याय में, है ना। स्तूप मंदिर किस तरह बनाए जाते थे इस बारे में भी हमने चर्चा की थी, है ना। तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे कि भितरगांव हो गया, मध्य प्रदेश सांची का महान स्तूप हो गया, है ना। और क्या बोलते इसमें हमें बताया था कि महरौली दिल्ली का जो कुतुब मीनार हो गया आदि, है ना। तो चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर में मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मैं महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर देखना पसंद करूंगा, क्योंकि इनकी विशेषता यह है कि यह ईंटों से नहीं बने बल्कि एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं। दोस्तों, इससे क्या समझ में आता है? एकाश्मिक पत्थर क्या होता है आप जानते हैं ना, कि एक ही बड़ी पहाड़ी यानी एक पत्थर को इस तरह तराशा जाता है कि उसमें जो चाहो वो बना लो। यानी एक पत्थर, एक बड़े पत्थर में पहले से ही सारी चीज़ें मौजूद है। अब ये हम पर है या कलाकार पर है कि वो उसमें किस चीज़ को खोजता है, उसको अपनी कलाकारी से किस चीज़ में बदल देता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह अध्याय पर तैयार किया गया वीडियो अभ्यास पर ज़रूर पसंद आया होगा। आपको प्रश्न और उत्तर ज़रूर समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे यह अपेक्षा भी मैं करता हूं कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। और आप सभी से जल्द ही फिर से मुलाकात होगी अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।